आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। राजीव गांधी फाउंडेशन पर हुकूमत का घेरा तंग होता जा रहा है। ट्रस्ट की फंडिंग की जांच के लिए वजारत दाखिला ने बैन वजारती कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की फंडिंग की जांच करेगी। सरकार के इस कदम के बाद कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है कि जो सच के लिए लड़ते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती और इन्हें धमकाया नहीं जा सकता। सरकार की इस जांच का कांग्रेस पर क्या कुछ असर पड़ेगा, कांग्रेस की सियासत पर क्या कुछ असर पड़ेगा, इसी को आज हम प्राइम डिबेट में समझेंगे। लेकिन सबसे पहले कांग्रेस के लीडरान और अपोजिशन का क्या कुछ कहना है इस जांच पर, सबसे पहले उनका बयान आपको सुनवाते हैं। जब उसको ऐसा दिख रहा है कि उसके हाथ पांव फूल रहे हैं, हर मसले पर कहीं ना कहीं उसको नाकामयाबी सामने दिख रही है, तो अब वो एक तमाशा शुरू किया है कि हम इन पर कुछ करें, हम उन पर कुछ करें। कहीं सीनियर लीडर्स के यहाँ ईडी को भेज रहे हैं, कहीं पर कह रहे हैं कि हम यहाँ पर इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमको कोई परेशानी नहीं है, सब इन्वेस्टिगेट करें। अमित शाह जी ने राजीव गांधी ट्रस्ट, इंदिरा गांधी ट्रस्ट, सबका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। ये इन्वेस्टिगेशन पिछले 6 साल में आपने क्यों नहीं किया? आज जब राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी सवालात पूछ रही है तो उनको डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है। क्या यही लोकतंत्र है? ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दूध में धुले हैं और विपक्ष के तमाम नेता गुनाहगार हैं। बस इतना ही कह सकता हूं कि इतनी शिद्दत से अगर कोरोना महामारी की कुव्यवस्था के प्रति इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बना होता ना तो प्रणाम करते। अगर सरहद के सवालों को सीधे तौर पर लोक विमर्श में लोगों के समक्ष श्वेत पत्र के माध्यम से इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन से आया होता तो प्रणाम करते। हम तो सिर्फ इतना कह सकते हैं कि आप चाह रहे हैं कि मौलिक मुद्दों पर बात ना हो। 6 बरस से आप सरकार में थे, सवाल उठने लगे तो आपने एक इंटर मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन बना करके किया। करिए, हम देखेंगे ये कहां। और उधर राहुल गांधी ने इस पूरे मामले पर सरकार पर पलटवार किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और राहुल गांधी इस ट्वीट में कहते हैं कि मोदी जी को लगता है कि सारी दुनिया उनके जैसी है, लेकिन जो लोग सच्चाई के राह पर होते हैं वो किसी से डरते नहीं हैं। वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मोदी जी को लगता है कि सारी दुनिया उनके जैसी है। वो सोचते हैं कि हर किसी की कोई कीमत होती है या हर किसी को डराया जा सकता है। वो ये कभी नहीं समझेंगे कि जो सच्चाई के लिए लड़ते हैं उनकी ना कोई कीमत होती है और ना ही उन्हें डराया जा सकता है। तो चलिए आज इसी इश्यू पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ अरविंद वाजपेयी साहब, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, एलजेपी के नायब सदर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद वाजपेयी साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मेरे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन अजय उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। अजय उपाध्याय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में बीजेपी और आरजेडी के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। मैं सबसे पहले अजय उपाध्याय जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जिस जांच की अब का हुक्म दिया गया, ऑर्डर दिया गया है, क्या इसे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जाए? कांग्रेस की सियासत पर क्या कुछ असर होगा? बौखलाई हुई मोदी सरकार के कायरतापूर्ण कृत्यों और धमकाने वाली कोशिशों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कभी भी डरने वाली नहीं है। जहां तक प्रश्न है तो मैं बार बार ये प्रश्न कांग्रेस पूछ रही है, हमारे नेता पूछ रहे हैं कि जिस तरह से एक अच्छे काम करने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल जो ट्रस्ट है उसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार कई उपाधियां और कई पारितोषिक मिले हैं, उनको अवार्ड किया गया है, उस तरह के संगठन को आप सिर्फ इसलिए प्रश्न के दायरे में लाना चाहते हैं ताकि आपसे देश के भूभागीय
जो क्षमता है, देश का जो अखंडता है, उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने के जो प्रयास हुए उस पर प्रश्न न किया जाए, ताकि आपसे जो कोविड-19 का जो आपने सही ढंग से संचालन नहीं किया, सही ढंग से उसको रोकने में आप सक्षम नहीं हो पाए, रोकथाम नहीं हो पाई आपसे, उस पर प्रश्न न किया जाए, ताकि आपसे आर्थिक दृष्टिकोण से जो पिछले 3-4 वर्षों में पूरे देश की अर्थव्यवस्था को खत्म कर दिया, आपने छत विछत कर दिया, बेरोजगार हो गए लाखों नौजवान, और कोविड के कारण आप बहाना ढूंढ रहे हैं सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हर बीमारी का एक ही कारण है, एक ही पाप है, धोने का गंगाजल है कोविड। ये आपसे प्रश्न न किया जाए। लेकिन फिर भी मैं पूछता हूं और बार बार ये प्रश्न हम करेंगे कि क्या मोदी जी और क्या अमित शाह जी, जिस तरह से आपने राजीव गांधी फाउंडेशन और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट के लिए आपने इस तरह की बात की है, जिस तरह से जांच के आदेश दिए हैं, क्या आप आदेश इसी तरह आरएसएस के और आरएसएस से संचालित संगठनों के लिए, जो विदेशों से पैसा लाते हैं, जो देश के लोगों से लेते हैं, जो व्यक्तियों से लेते हैं, उसके लिए कोई जांच का आदेश देंगे? क्या आप इसी तरह से जो विवेकानंद फाउंडेशन है आपका, जो इंडिया फाउंडेशन है, जिसमें आपके सरकार से जुड़े हुए बहुत सारे लोग उसमें ताल्लुक रखते हैं, क्या उनके लिए भी इसी तरह के जांच के आदेश देंगे? क्या इसी तरह आप भाजपा जिस तरह से बॉन्ड के माध्यम से हजारों करोड़ रुपए चुनाव के दौरान पाई है, क्या उसके लिए कोई जांच का आदेश होगा? या फ्रेंड ऑफ बीजेपी जो ओवरसीज आपने बनाई और उसमें जो जिस तरह से बहुत सारे पैसे आए हैं, उसके लिए क्या कोई जांच का आदेश आप देंगे? और अंतिम बात, पिछले 2013-14 में जिस तरह 500 करोड़ का आपका भाजपा को फंड मिले थे और इस बार वो 2410 करोड़ रुपए पहुंच गए, ये कहां से आए, किसने पैसे दिए? क्या इसका कोई जांच होगा? यदि इसका जांच हो तो मैं मानूंगा कि आप न्यायपूर्ण व्यवस्था में प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं अरविंद वाजपेयी साहब आपके पास आना चाहूंगा। ठीक है, बात पूरी हो गई जी। अजय उपाध्याय जी, काफी टाइम मैंने आपको दे दिया, अब सुन लीजिए। मैं अरविंद वाजपेयी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद वाजपेयी साहब, जब से यह ऑर्डर हुआ है, जांच का आदेश दिया गया, उसके बाद से कांग्रेस की तरफ से कई लोगों के बयान आए और यहां तक राहुल गांधी जी का भी बयान आया। वो कह रहे हैं कि सिर्फ डराने और धमकाने की यह सियासत है और साजिश है। तो इसका मतलब यह हुआ कि डर गए? नहीं, इसका राहुल गांधी अगर ये ट्वीट करते हैं तो इसका मतलब ये डर गए, और अगर डर गए हैं तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, और दाल में कुछ काला है तो चिदम्बरम साहब ने एडमिट किया है कि अगर हम 20 लाख रुपए वापस कर दें तो क्या हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? देखिए, इधर उधर की ना बात तू कर, बता कारवा कैसे लूटा तूने? देखो, जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयर्स मनी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से कैसे डाइवर्ट हुई 3 बार? ये प्राइवेट पारिवारिक ट्रस्ट है, ये कोई एनजीओ वैसा नहीं है, ये ट्रस्ट है, पारिवारिक फैमिली ट्रस्ट है ये। और इसमें कौन थे? मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ये इसके बोर्ड के मेंबर हैं। क्या फाइनेंस मिनिस्टर जब ये थे तो 100 करोड़ रुपया क्या डाइवर्ट नहीं कर रहे थे इस ट्रस्ट को? और इस ट्रस्ट को मंत्रालय कैसे पैसा देगा? फिर जो 11 पीएसयू है, कहो तो मैं नाम भी करा दूं, एलआईसी, हुडको, ओएनजीसी, आईडीबीआई, एसएएल, गेल, ऑयल इंडिया, ये कैसे इनको चंदा देंगे प्राइवेट ट्रस्ट को? भाई, इनका कोई भी ऑब्जेक्ट हो, बट ये उस कैटेगरी में नहीं आते हैं। ये एज ए एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है। एनजीओ अगर रजिस्टर्ड होते तो इनका स्टेटस दूसरा होता। फिर चाइनीज जब बीसीसी पैसा लेंगे 90 लाख रुपए, ये एफसीआरए एक्ट है जो, वो इनको मालूम है, ये उसका उल्लंघन है। और सेक्शन 23 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि अगर इस तरह की कोई जानकारी मिलती है, और जानकारी हमने नहीं ढूंढी है, ये इनका रिकॉर्ड बोल रहा है, ये लिस्ट उनपे। तो अरविंद वाजपेयी साहब इसे क्या माना जाए? इनसे पैसे लिए। अरविंद वाजपेयी साहब, इसे क्या माना जाए कि महज एक चीन की कंपनी से चंदा लिया गया, चीन की एक कंपनी ने चंदा दिया, इस वजह से जांच हो रही है? नहीं ले सकते ना भाई, वायलेशन है ना, ये खाली चीन का मामला नहीं है, चीनी एम्बेसी का मामला है, पीएसयू का मामला है, मिनिस्ट्री का मामला है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड का मामला है। मतलब ये क्लियर कट वायलेशन जो है लॉ का है, और इसलिए कानून अपना काम करेगा। ये मान गए हैं इस बात को
कि हाँ जी हमसे अपराध हुआ है, तो ये इधर डाइवर्ट चीन से लिंक कैसे करोगे? चीन की लड़ाई तो हम जीत रहे हैं, सारी सेनाएं पीछे हट गई, और जो प्रधानमंत्री ने कहा था कि ना 1 इंच कब्जा हुआ है ना वो हमारी जमीन में घुसा है, वो बात आज साबित हो रही है। और डिप्लोमेसी के कारण चीन पीछे हट गया है, जो थोड़ा बहुत रहा है वो भी हटेगा। तो देखिए करप्शन इनके रग रग में शामिल हो गई है। इनमें से ये राजीव गांधी फाउंडेशन के 3 ट्रस्टी अभी बेल पे हैं नेशनल हेराल्ड केस में, उसमें भी इन्होंने घोटाला किया है। ये इनकी आम प्रैक्टिस होती थी कि पैसा इधर से लो उधर डाइवर्ट करो और अपनी संपत्ति बनाओ एजीएल। ये एजीएल किसका है? तो देखिए इनके पास क्या जवाब है, इसीलिए जनता ने बाहर किया। देखिए इस गवर्नमेंट का बड़ा, लेकिन अरविंद वाजपेयी साहब इस तरह के ट्रस्ट, इस तरह के फाउंडेशन तो तमाम पार्टियां चलाती हैं, सिर्फ फिर कांग्रेस पे ही सिर्फ निशाना क्यों? कांग्रेस को ही सिर्फ मोर्दे इल्जाम क्यों ठहराया जा रहा है? मेरे प्रश्न का उत्तर भी ले लीजिए जरा, जो मैंने प्रश्न किया। अच्छा इन्होंने इनका जवाब देता हूँ, पूछिए इनसे। ये यहाँ मेरे प्रश्न भी है, उस पर एक भी बात नहीं की, लंबी भाषण आपने दे दिया। आरएसएस, एक सेकंड, आपने बड़ा भाषण दिया, विवेकानंद फाउंडेशन, इंडिया फाउंडेशन, आप सत्ता में थे, पीएम केयर्स जो अभी बनाया, आरटीआई के दायरे से बाहर कर दिया है। आपने क्यों नहीं आरएसएस की फॉर्म जांच कराई? देखिए अरे सुनिए ना, पहले एक का जवाब ले लो। नहीं, आप ही करा दीजिए ना, आप ईमानदार हैं तो आप क्यों नहीं करवा रहे? उसमें कोई आप ही करवा दीजिए, आप ही करवा दीजिए ना, आप बहुत ईमानदार हैं तो आप करवा दीजिए। कोई गड़बड़ नहीं है। अब इस तरह से प्रश्न तो यही होगा, ये प्रश्न तो काउंटर यही होगा जिसमें गड़बड़ है उसकी जांच कराएं। राजीव गांधी फाउंडेशन का वाजपेयी जी ने क्यों नहीं जांच कराई? बाबू अडवाणी जी ने क्यों नहीं जांच करवाई? अडवाणी जी और वाजपेयी जी के समय इसमें फंडिंग आया, उन लोगों ने भी दिया है, उस समय की सरकारों ने भी सेवा कार्य के लिए दिया है। अरे जवाब सुन लो ना अजय जी, इस चैनल को आप मन बना। ठीक है, वाजपेयी जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद मेरे साथ राजू पांडे जी भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी हम जाएंगे। जल्दी से वाजपेयी जी, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। जी कब होगा? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये 50-60 साल सत्ता में थे, अगर इनको आरएसएस के खिलाफ, विवेकानंद फाउंडेशन या किसी के खिलाफ भी था तो उसकी जांच इन्होंने क्यों नहीं करी भाई? हमारे हिसाब से वो लोग पाक साफ हैं, हमारे हिसाब से जो हमारे को सबूत मिले हैं उसके हिसाब से आप चोर हैं, आपकी जांच होगी और जांच में 6 साल बाद आज याद आई, पीछे जाएंगे और आप कोर्ट भागेंगे। आपको 6 साल बाद जब आप सीमा पर सफल है तो आज याद आ रही है। नहीं होती। ठीक है अजय उपाध्याय जी, मैं आ रहा हूँ। वाजपेयी जी बात होगी। अरे अजय जी क्यों डर? ठीक है आज ही याद आ रही है। अरविंद वाजपेयी जी बात हो गई, मैं अजय उपाध्याय जी दोबारा से आ रहा हूँ। हुए थे जब आज प्रश्न पूछा जा रहा है, जब आप असफल हैं, फेलियर हैं, तो आपको याद आ रही है। ठीक है, मैं राजू पांडे जी को भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। राजू पांडे साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है राजू पांडे साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। राजू पांडे साहब, जिस जांच की बात की जा रही है, जिसका हुक्म दिया गया है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, इस पर राहुल गांधी जी का बयान आया। राहुल गांधी जी ने कहा कि जो सच्चाई पर होते हैं वो डरते नहीं हैं, वो किसी धमकी से डरते नहीं है, किसी जांच से नहीं डरते हैं। अबू भाई, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे जो वाजपेयी जी हैं वो हमारे सीनियर लॉयर भी हैं और सीनियर आदमी हैं। हम लोग यहाँ हैकलिंग मैच नहीं करने आए हैं, मैं देख रहा था जी। अब आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ जी। देखिए, ऐसा है कि राहुल गांधी जी कहते हैं जो सच्चाई पे होते हैं वो डरते नहीं है, तो डरते नहीं है तो बात क्यों करते हैं? इन्वेस्टिगेशन है, एक लीगल प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस में जाइए, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराइए। वो डरते तो नेशनल हेराल्ड केस में भी नहीं थे, लेकिन पहुंच गए कोर्ट बेल लेने के लिए, तो नहीं डर रहे थे तो जेल चले जाते और कहते हम तो डरने वाले नहीं, हम बेल नहीं लेंगे। वो पहले गए हाई कोर्ट, फिर गए सुप्रीम कोर्ट, जब दोनों जगह से उनको रिलीफ नहीं मिला तो फाइनली चले गए ट्रायल कोर्ट, वहां बेल बॉन्ड भर के माता जी के साथ और बेल पर रिलीज हो गए। उनका जो एक बहिनोई है, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड ग्रैबर है, आपके चैनल पे बोल रहा हूं मैं, जिस पर कई केसेस हैं, हरियाणा से लेकर राजस्थान से लेकर पता नहीं कहां डिबेट पर ही रहिए जी। वो उनका तीसरा परिवार है। सुनिए ना, पूरी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, डिबेट पे ही आ रहा हूं। देखिए, ऐसा है ना, ये बार बार कांग्रेस वाले कह रहे हैं 6 साल में जाएंगे, उस परिवार जाएंगे, लेकिन अपने तरीपार को याद नहीं करेंगे। अरे भैया, तरीपार को भी जरा याद कर लो कि तरीपार कैसे तरीपार हुआ है।
परिवार को भी याद कर लो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पर है, सरेआम पकड़े गए, जरा उस पर भी याद कर लें आप। अजय जी जवाब बोले तो टाइम की बात नहीं है, आप बात जवाब दें, जवाब दें, जवाब जो मैंने प्रश्न किया था, प्रश्न का जवाब दें। मैं जवाब दे रहा हूँ ना, आपके प्रश्न पे आ रहा हूँ ना। नहीं, कुछ भी नहीं बोलने का मौका दिया गया है, आपको कुछ भी बोलने का नहीं दिया गया है, आपको तरीपास को गाली देने का मौका नहीं है, जुमलेबाज को गाली देने का मौका नहीं है। नहीं ठीक है, एक एक करके बात कर लीजिए। मैं उपाध्याय जी आ रहा हूं, अजय उपाध्याय जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, जल्दी से राजू पांडे जी बात पूरी कर लीजिए जी। सभ्य बन करके आप डिबेट करेंगे तो ये गलतफहमी में रहे आप लोग। देश में जो भी कन्विक्टेड है ना, नेहरू जी से मत याद करें, सच्चाई को बताएं। चुनाव नहीं लड़ सकते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इनको लॉ की पता नहीं है। जी जी देखिए बीच में ये क्या रनिंग कमेंट्री चला रहे हैं अबू जी। आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन द डिबेट। नहीं ठीक है राजीव जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैंने खामोश करा दिया है। नहीं बोलूंगा अजय उपाध्याय जी, अब खामोश हो गए, सुन रहे, आप जल्दी से बात पूरी कर लीजिए। आपको मैं बोलेंगे अजय उपाध्याय जी मैं आ रहा हूँ, अजय उपाध्याय जी मैं आ रहा हूँ, फिर आप कह लीजिएगा, ठीक है। ये जो कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है, कांग्रेस पार्टी बार बार कह रही है 6 साल में कराया। अरे जब आएगा इन्वेस्टिगेशन, जब इंफॉर्मेशन में कोई प्रूफ आएगा तभी जाकर के कार्रवाई होगी। ये कोई पॉलिटिकल कार्रवाई तो है नहीं कि कार्रवाई कर देंगे। दूसरी बात, और दूसरे संगठनों के नाम लिए जाते हैं, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का इन्होंने नाम लिया। 2004 से 14 तक आपकी सरकार थी। अरे कहाँ अनपढ़ आदमी के साथ डिबेट करा रहे हो यार। आई विल गो, मैं कह रहा हूँ 4 से 14 आपकी सरकार थी, विवेकानंद इंटरनेशनल। अरे बड़े ज्ञानी हो तो ज्ञानी हो तो वाजपेयी भी और अडवाणी ठीक है राजू पांडे की बात, राजू पांडे जी आपकी बात हो गई। मैं जानता हूँ कितना ज्ञानी हो तुम, ठीक है राष्ट्रीय ज्ञान तुम्हें लोग लिए पड़े हो। तरीपाल को अनपढ़ तो प्रधानमंत्री तुम्हारा 12वीं बास गंवार के साथ तो तुम उसका नहीं देखिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, डिबेट पर आइए। नहीं देखिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं अपने डिबेट में बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा, मैं अलाउ नहीं करूंगा। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि एक अच्छी सी बात कर लीजिए कि इस जांच का असर क्या होगा हमारी पॉलिटिक्स पर, कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर क्या असर होगा, या मुल्क की सियासत पर इसका क्या असर होगा। सीधी बात कर लीजिए। आखिर गाली गलौज तो हम लोग आम उसमें देते ही रहते हैं। टीवी डिबेट में अगर हम बैठ कर देंगे, जो बच्चे देख रहे होंगे, जो घर वाले देख रहे होंगे, जो लोग ये डिबेट देख रहे होंगे, उनके लिए मुनासिब नहीं है। थोड़ा सा कायदे से बात कर ली जाए। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी मेरे साथ जुड़ गए, एमएलए हैं आरजेडी के, पटना से मेरे साथ जुड़े हुए। अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। ठीक है, मैं अजय उपाध्याय जी, मैं अब चाह रहा हूं राजू पांडे जी का आप जवाब दे दीजिए, लेकिन मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कोई उल्टी सीधी बात मत कीजिए, सीधे डिबेट पर बात कर लीजिए। अजय उपाध्याय जी। नहीं, निश्चित तौर पे उल्टी सीधी बात करने के लिए राष्ट्रीय डिबेट में कोई नहीं आता, लेकिन जिस तरह की ये लोगों की आदत हो गई है और भाषा हो गई है, शैली सुधारें, मर्यादा रखें भाषा का सभी लोग। जहां तक बात है, मैं बार बार प्रश्न कर रहा हूं कि जब आप राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा नहीं कर पाए, जब कोविड में आज लोग बेतहाशा मर रहे हैं और उसमें आप फेल्योर हैं, जब आर्थिक स्थिति पूरे देश की चरमरा गई आपके नीतियों और आपके अहंकार के कारण, तो आपने जो है एक नया रास्ता अपनाया है, प्रतिशोध की राजनीति। वाजपेयी जी के समय, आडवाणी जी के समय जब वो लोग सत्ता में थे, तब इन दोनों संगठनों को विश्व के बड़े बड़े देशों ने कहीं ना कहीं इसको पारितोषित किया इनके काम के लिए। मैं कहता हूं ठीक है, आपको जितना प्रतिशोध करना है करिए, लेकिन हम प्रश्न पूछेंगे कि कैसे कारवां लुटा गलवान घाटी से अब 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर दोनों को क्यों पीछे हटनी पड़ रही है, जहां देश में हम लोग थे, जहां गलवान घाटी पर हमारा अधिकार होता था, क्यों आज 7 लाख से ज्यादा और दूसरे नंबर पर आ गई, जब ताली भी बजवाया, थाली भी बजवाया, मोमबत्ती भी जलवाया, क्यों आ गई इस देश में संक्रमण इतना ज्यादा, और आर्थिक तौर पे पूरा देश क्यों तबाह हुआ? ठीक है, अब किया है? ठीक है अजय उपाध्याय जी, अब राजू पांडे का आप जवाब भी सुन लीजिए। राजू पांडे जी, कांग्रेस के तकरीबन हर लीडर ने आज यही कहा, क्योंकि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी सरकार से सवाल कर रहे हैं और ये सवाल सरकार को अच्छे नहीं लग रहे हैं, इसी वजह से सरकार इस तरह के कदम उठा रही है। अबू जी, 2 बातें हैं। आपने सवाल पूछा, एक तो जो आप कह रहे हैं कि
जो कोविड के नंबर्स की बात है, हमारा देश, हमारा मुल्क 135 से 140 करोड़ के बीच का मुल्क है। और अगर आप उसका कंपैरिजन इवन अमेरिका से भी करेंगे तो आप देख लीजिए कि डेथ रेट वहाँ क्या है, यहाँ क्या है नंबर। और अगर मैं उसमें जाऊँगा तो कांग्रेस शासित प्रदेश है, एक है महाराष्ट्र जहाँ सबसे ज़्यादा है, नंबर 2 पे है दिल्ली जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा है, और महाराष्ट्र में 2 लाख से ज़्यादा है। और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ तो ऐसा लग रहा है जैसे कोविड जा ही नहीं रहा है। वो सोनिया गांधी जी के हाथ से मात्र शक्ति से रोक दी है सोनिया गांधी कि कोविड नहीं होगा। वहाँ आपकी भी तो सरकार है कई जगह, आप राजस्थान में भी तो सरकार में, तो यहाँ कोविड नहीं है, और आप महाराष्ट्र में है जहाँ सबसे ज्यादा कोविड है। तो मैंने कोविड का जवाब आपको दे दिया। आप दूसरी बात आते हैं जो आपने बॉर्डर की बात की है। जहां तक बॉर्डर की बात है, पूरे दुनिया इस बात को मान रहा है कि किस प्रकार से चाइना की जो एक्सपेंशन की नीति थी उसके खिलाफ जिस प्रकार से मोदी जी जाकर के वहां खड़े हुए, और पूरी दुनिया कम से कम केवल उसके पास 2 कंट्री बच गए हैं, एक भूखा नंगा पाकिस्तान और दूसरा एक मैड पर्सन है, वो क्या नाम है, नॉर्थ कोरिया। इसको छोड़ करके दुनिया की सारी ताकतें, अमेरिका से लेकर के और यूरोप तक की, उन्होंने कहा कि चाइना एग्रेसर है। और इसके बाद आप कह रहे हैं कि वहां से हम पीछे हट रहे हैं, वहां हमने ये कर दिया। अरे भाई, इस सब बात का आपने ऐसी बहुत सारी बातें की मई 2019 से पहले भी, जनता ने आपको इतनी बुरी तरीके से रिजेक्ट किया। अब देखिए फिर ये बोल रहे हैं, अबू जी ये जब तक बोल रहे हैं मैंने एक शब्द नहीं बोला। देखिए ये इसीलिए नशा में रहिए, नशा में पे चिपकाए के रखिए। अरे हफीम में, उसी हफीम के नशे में रहिए आप, उसी हफीम के नशे में। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, आप जब बात कर रहे हैं तो मैंने नहीं कहा ना, उसी हफीम में रहिए आप, नशा में, नशा के चूर। ठीक है अजय उपाध्याय जी, मैं बारी आएगी तो मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ। जब आपकी बारी आएगी तो मैं आऊंगा जी। राजू पांडे जल्दी से बात पूरी कीजिए जी। इस तरीके नहीं ठीक है राजू पांडे जी। मैं क्या कह रहा हूं ना, तो 2 आरोप लगाए, मैंने दोनों का जवाब दे दिया आपको, दोनों का जवाब दिया। एक कोविड का मैंने बता दिया कि स्टेट वाइज निकाल लीजिए, और दूसरा चाइना में पूरी दुनिया क्या कह रही है। और भारत की आप आर्मी पे विश्वास नहीं करेंगे कि हमने 1 इंच जमीन नहीं कमाई। नहीं राजू पांडे साहब कांग्रेस में ये भी कह रही कि पिछले 6 सालों में ये फाउंडेशन और ये ट्रस्ट सरकार को नहीं दिख रहा था। पिछले 6 सालों में 2014 से लेकर अभी तक ये ट्रस्ट और फाउंडेशन नहीं दिख रहा था सरकार को। ये वैसी ही बात हो गई जब 5 अगस्त को आर्टिकल 370 को इनऑपरेटिव किया गया तो कहा 5 साल तक आपको नहीं दिख रहा था। अरे भाई, जब दिखेगा, जब लोगों के एजेंसीज के पास आए, आज बेनामी संपत्ति ट्रांजैक्शन एक्ट बना है, बड़े बड़े लोग जेल जा रहे हैं, कई चेयरमैन जेल चले गए, जब दिखेगा। और मैं बता रहा हूं ना कि ये तो घोटाला नेशनल वो जो हेराल्ड का तो बहुत पुराना है, बेल पे अभी गए हैं। ये कौन सी बात हुई? क्रिमिनल केस का कोई लिमिटेशन नहीं होता, ये आपको बता रहा हूं लीगल। ठीक है मेरे साथ दो मेहमान और जुड़े, मैं उन्हें भी डिबेट में जोड़ लेता हूं। चोरी की है। ठीक है राजू पांडे साहब बात हो गई, राजू पांडे साहब बात हो गई। 2 मेहमान और जुड़े हैं मेरे साथ, डॉक्टर संजय सिंह बघेल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, वो भी जुड़ गए। संजय सिंह बघेल जी, आपका भी इस्तकबाल है। मैं संजय सिंह बघेल जी आपके पास ही आना चाहूंगा। संजय सिंह बघेल जी, जिस जांच का हुक्म दिया गया, राजीव गांधी फाउंडेशन या ट्रस्ट की जांच का हुक्म दिया गया, इसका कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर क्या कुछ असर पड़ेगा? क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस सवाल कर रही सरकार से, तमाम मुद्दों पर एक तरह से सरकार को घेर रही है, इस वजह से इस तरह की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है। मेरा सवाल सीधा सीधा यह है कि कांग्रेस की पॉलिटिक्स पर इस जांच का असर क्या कुछ पड़ेगा? देखिए, जो आपने टॉपिक रखा है बड़ा अच्छा रखा है, जांच की कांग्रेस पर आंच। लेकिन यदि हम थोड़ा उल्टा कर देते हैं, यदि टॉपिक को और समझना है, आपने जो ये प्रोग्राम रखा है जी, सांच को आंच क्या, तो यदि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पे क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसको हमें इसको समझने के लिए हमें आवाज आ। जी बिल्कुल, मैं सुन पा रहा हूं, कंटिन्यू कीजिए आप। हेलो जी। अच्छा, हाँ, तो ये जो कांग्रेस को ये एक तरह से घेरने की एक तरह से कोशिश करेंगे, तो मान लीजिए हम कहते हैं कि एमएचए के अंदर एफसीआरए होते हैं, और अभी सिर्फ इसी सरकार में नहीं, सिर्फ अभी गलवान वैली को इस सवाल को लेकर नहीं, कोरोना के फेलियर को लेकर के नहीं। आप देखिए कि जैसे ही बीजेपी सरकार पहली बार आई थी, तो मैं जो पढ़ा था 15-20 हजार लगभग एनजीओ को जो है इस तरह के
ट्रस्ट जो थे उनको एकदम से लाइसेंस रद्द किया गया था। तो ये अभी सिर्फ कांग्रेस का सवाल नहीं था, क्योंकि मुझे पता है एक तरह से एनजीओज के नाम पे, इस तरह ट्रस्ट के नाम पे भारत में जिस तरह से गोरख धंधा चलता था, बाहर का पैसा चल आ रहा था, उसको कहीं ना कहीं सरकार ने कंट्रोल करने की कोशिश की थी। हम किसी फेवर में नहीं बोल रहे हैं, जो हमें समझ में आ रहा है वही बोल रहा हूं। तो ये सब चीजें हमें समझने का, क्योंकि एफसीआरए जो है एमएचए के अंडर आता है, फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट। ये फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट के तहत जो पैसा आ रहा था उसका कहीं ना कहीं हिसाब होना चाहिए। अब ये बिल्कुल आप एक सवाल उठा सकते हैं, या कि जैसे लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस को जो सवाल उठाने के बदले में एक तरह से उनके ट्रस्ट जो है राजीव गांधी फाउंडेशन और राजीव इंदिरा गांधी के नाम पे जो फाउंडेशन है उसको क्यों एक तरह से जांच के घेरे में लाया गया। तो यहाँ पे सवाल है कि यदि आपने सही किया है, और ये भी सही है कि कोई भी पार्टी आती कहीं ना कहीं चंदा के लिए, अपने लिए चंदा को आरटीआई एक्ट के अंदर नहीं लाते हैं और उसके लिए कोई कालाधन नहीं होता है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं सभी पार्टी एक तरह से हम कहें कि दूध की धूली है, तो दूध की धूली कोई नहीं है। बट सवाल यहां उठता है कि यदि आपने सही काम किया है तो उसमें कोई घबराने की चीज नहीं है। और दूसरी सवाल है कि जो विपक्ष की प्रमुख पार्टी कांग्रेस है, उसको हम ये भी कहना चाहेंगे कि जो देश का मसला आता है, चाहे चाइना का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे बांग्लादेश का, कहीं का सवाल आता हो, तो मुझे लगता है देश प्रमुख होता है, उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रधानमंत्री सिर्फ एक पार्टी का नेतृत्व नहीं कर रहा होता, पूरे देश का नेतृत्व कर रहा होता। तो उसको भी हमें समझने की जरूरत है कि कोई भी आरोप लगाने के पहले हमें 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि ये पूरा इंटरनेशनल मामला बनता है। क्योंकि हम कहते हैं ना कि बिखरे हुए किले के खंडार की ईंट को भी लोग उठा के चले जाते हैं। यदि लगेगा कि हम अंदर से ही कमजोर, हमारा देश ही बिखरा, हम अपने आप में वैचारिक रूप से अलग अलग हैं, तो मुझे लगता है ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इस स्तर पे भी सोचना चाहिए। तो यदि ऐसा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे तो मुझे लगता है देश पीछे हो जाएगा और दूसरे लोग मजाक ज्यादा उठा लेंगे। बिल्कुल। अब इस तरह की सियासत से छुटकारा कब मिलेगा ये तो एक अंदाजा नहीं है। मैं अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब आपके पास आना चाहूंगा। अख्तरुल इस्लाम साहब, क्योंकि आरजेडी जो है वो कांग्रेस की सहयोगी पार्टी हमेशा से रही है और आज अपोजिशन ने यही कहा कि जिस तरह की कार्रवाई की गई है ये इंतकामी सियासत है सरकार की। जी बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस नेता से जनाधार के आधार पर मुकाबला नहीं कर पाती है, लोकप्रियता पर अगर उनको चैलेंज लगने लगता है, कोई नेता चुनौती लगने लगता है, उसका बढ़ता हुआ ग्राफ से जब घबराते हैं तो उसके पीछे तमाम जांच एजेंसियां लगाते हैं। तो यह प्रमाणित कर रहा है कि राहुल गांधी, अब भाजपा को लग रहा है कि भाजपा का जिस तरह ग्राफ नीचे गिर रहा है, चाहे देश में बॉर्डर को इनसे संभल नहीं रहा है, कोरोना का मामला इनसे संभल नहीं रहा है, गिरता अर्थव्यवस्था इनसे नहीं संभल रहा है, पड़ोसी देश से संबंध बना करके रखना ये इनसे नहीं संभल रहा है, महंगाई का मामला नहीं संभल रहा है, बेरोजगारी का मामला नहीं संभल रहा है, तो अब इनको लग रहा है कि ऑटोमेटिकली कि अब राहुल गांधी देश के सामने आएंगे और अब राहुल गांधी का चेहरा चमकेगा और भाजपा सरकार और मोदी सरकार पे भारी पड़ सकते हैं। जिस तरह लगातार जो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो इसी बौखलाहट में ये जांच एजेंसियों का इस तरह का दुरुपयोग किया जा रहा है। ये राहुल गांधी और उनके परिवार का मामला नहीं है, पूरे देश में जो भी विपक्ष के मजबूत नेता हैं उन तमाम लोगों पर ये जांच एजेंसी का ये दुरुपयोग करते हैं। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आपको अखिलेश यादव हो, या मायावती हो, या केजरीवाल हो, या राष्ट्रीय जनता दल हो, तेजस्वी यादव। अब बताइए, तेजस्वी यादव 12 साल के बच्चा थे, उनपे आप 10 तरह का केस कर दिए। जब IRCTC का मामला था तब ये 12 साल के बच्चे थे, 6ठी क्लास में पढ़ते थे, उस पर आप कर दिए क्योंकि लग रहा तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में इतनी बड़ी चुनौती है कि भाजपा, जदयू, लोजपा मिलकर भी तेजस्वी यादव को बिहार में नहीं रोक पाएंगे जब तक कि इसका चरित्र हनन नहीं कर दें, जनता में इसको चोर साबित नहीं कर दें, इसको बेईमान साबित नहीं कर दें। तो इनका काम है कि नहीं, अब बिहार में चुनाव आ रहे हैं, बिहार में चुनाव आ रहे हैं, वहां पर तो ये सारी चीजें चुनाव के मैदान में देखी जाएंगी। फिलहाल मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि इस जांच की आंच कांग्रेस के किन किन लीडरों पर पड़ सकती है, कहां तक ये आंच जा सकती है। इसके अलावा जो गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग की जो बात होती है, या क्या ये एक सियासी ट्रेंड बनता जा रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। तो आज प्राइम डिबेट में बहुत अहम इशू की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की जिस ट्रस्ट या फाउंडेशन की जांच का हुक्म दिया गया, इसका असर क्या कुछ होगा कांग्रेस की सियासत पर, या इसके अलावा इस जांच की जो आंच है वो कहां तक पहुंच सकती है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं अरविंद वाजपेयी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर,
कांग्रेस लगातार ये इल्जाम लगाती है कि अब जो सरकार है वो इख्तिदार का, अपनी सत्ता का गलत इस्तेमाल करती है। एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि आप सरकार के खिलाफ सवाल करेंगे तो उसके बदले में फिर आप पर ईडी आपके पीछे लगा दी जाएगी, या आपकी जो एसपीजी है या आपकी जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली जाएगी, या आपका बंगला वापस ले लिया जाएगा। तो सरकार जो है इंतकामी सियासत से काम ले रही है। क्या आपको ऐसा लगता है अरविंद बाजपेयी साहब? देखिए ऐसा है कि अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया है तो ना ईडी कुछ कर पाएगी, ना कोई सीबीआई कुछ कर पाएगी, ना कोई संस्था काम कर पाएगी, ना उसका कोई दुरुपयोग कर सकता है। देखो, अगर वायलेशन है, अगर आपने गड़बड़ी की है, अगर एफसीआर का वायलेशन है, तभी तो आप पकड़े जाएंगे ना। अदरवाइज आपको क्या डर है? देखिए, ये तो हर तरह, देखिए कोई भी गलत काम करने वाला आदमी होगा या संस्था होगी तो वो यही प्ली देगी। पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी लीडर आप उसको किसी भी केस में पकड़ेंगे तो कहेगा पॉलिटिकल वेंडेटा है। अरे भाई, पॉलिटिकल वेंडेटा दूसरी तरफ है या इधर है, ये तो आपको जवाब। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ, राहुल गांधी या कांग्रेस वाले मेरिट पे क्यों नहीं बोलते? इन्होंने अभी कल से मामला शुरू हुआ है, आज तक ये नहीं कहा जी हमने कोई गलत काम नहीं किया है, आप फौरन आराम से जांच कर लीजिए, हम जांच का हिस्सा बनेंगे। ये तो चिदम्बरम साहब भी ऐसे करते थे, 3 महीने जेल में रह के आए कि नहीं? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन अल्टीमेटली उनके खिलाफ चार्जशीट भी फाइल हुई है। रोज 10 बजे जाके कोर्ट में खड़े होते हैं, कानून अपना काम करेगा। देखिए, कांग्रेस के गले तक करप्शन हुई है। कितने लीडरों के मैं नाम गिनाऊं आपको? कितने लीडर इन्वॉल्व हैं जो कि करप्शन में ही इन्वॉल्व है? तो कांग्रेस का दोबारा से इस तरीके से ये निकल के आना केस जो है वो जनता को दोबारा याद दिलाता है कि कांग्रेस पे कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। इन्होंने देश को लूटा है, और बल्कि ये तो एक और गंभीर विषय है इसमें, ये चाइनीज हालांकि पहले एलजेपी और उसके साथ वो एमओयू जो किया है जी नहीं जी मैं ये कह रहा हूं कि पहले एलजेपी, हालांकि यूपी में उसके साथ भी रही है जी, एलजेपी कांग्रेस, जी कांग्रेस के साथ भी रही है। तो हम जी हम कांग्रेस के साथ भी रहे हैं, एनडीए के साथ, एक सेकेंड, एनडीए के साथ भी रहे हैं, लेकिन दामन पाक साफ है, एक जरा सा स्पॉट नहीं है, चीटा नहीं है। 50-60 साल की राजनीति हो गई हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की, बिल्कुल पाक साफ, कहीं भी रहे अपने आप को अलग रखते हैं, करप्शन की चीजों में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और गरीब गुरबा की राजनीति करते हैं, मौका आता है फौरन आवाज उठाते हैं। ठीक है, अजय उपाध्याय जी, अजय उपाध्याय जी, जो बात वाजपेयी साहब कह रहे हैं, या जो बात अभी राजीव पांडे जी कह रहे थे कि अगर आपने गलत नहीं किया, और राहुल गांधी जी भी यही बात कह रहे हैं कि हम जब सच्चाई पर है तो डरना किस बात का? अगर वाकई में सच्चाई पर है कांग्रेस के लीडर सच्चाई पर हैं, पूरी ईमानदार हैं, तो फिर डर किस बात का? आपको तो कानून का सामना करना चाहिए। जांच से कोई दिक्कत नहीं है, कोई गिलवा शिकवा शिकायत नहीं है जी। जांच के इंटेंशन से, जांच के समय से, और जो प्रश्न हम पूछ रहे हैं उससे। एक सेकंड में जरा, अभी आपके वाजपेयी जी ने बड़ा लंबा भाषण दिया, 100 चूहे खा के दिल्ली चली हज को। अभी 5 साल पहले जब यूपीए में थे तो आप बड़े पाक साफ और कांग्रेस की प्रशंसा करते थे, इधर आ गए तो आप कांग्रेस बुरी हो गई। तो ये तो इनका कैरेक्टर है, मजा जहां मिल करे वहां लो, मौसम विज्ञानी है। अब जहां तक बात आई है भाजपा के हमारे साथी से, मैं सिर्फ ये प्रश्न पूछता हूं कि पीएम केयर फंड जो आपने बनाया और चाइनीज कंपनियों से सैकड़ों करोड़ रुपए लिए, क्यों लिया भाई? वो भी उस दौरान जब वो सीमा पर हमारे सैनिकों को शहीद करने के लिए उसके लोग तैयार थे, लड़ाई हो रही थी। गुजरात में इनके मुख्यमंत्री ने उनको ठेके दिए। अभी इस दौरान जब सीमा पर हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, उसके बाद जब बार बार हम प्रश्न करते हैं कि जो आपने किया है ठीक है, हम तैयार हैं, एक जांच के लिए एक जांच होगी और हम पाक साफ हैं, पाक साफ होकर ही निकलेंगे। आपके इस डराने से और धमकाने से हम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं पूछता हूं, लोकतंत्र है,
आरएसएस को कहां से पैसा आता है, उसके संगठनों को, क्या उसकी कभी जांच होगी? विवेकानंद फाउंडेशन से इंडिया फाउंडेशन का पैसा कहां से आता है? 2015-16 में 500 करोड़ रुपए मात्र चंदे के रूप में भाजपा दिखाई थी, और 2018-19 में 2410 करोड़ रुपए उनको चंदा मिला। किसने चंदा दिया, कहां से दिया, जरा इसको भी कर दीजिए। एक बात और लास्ट में, ओवरसीज फ्रेंड ऑफ बीजेपी एक इन्होंने बना रखी है, और उसमें जो है एक बड़ा फेमस नाम है राजकुमार नारायण दास सबनामी। यदि ध्यान ना हो तो फिर से याद कर लें, राजू सबनामी वो कौन है, कहां से पैसे कितने हजारों करोड़ रुपए लाए हैं? ठीक है, राजू पांडे जी अब जवाब दे रहे हैं। अजय उपाध्याय जी बीच में टोकिएगा नहीं, फिर राजू पांडे जी अब इसका जवाब दे रहे हैं। राजू पांडे जी जो सवाल किया अजय उपाध्याय जी ने, वो ये कह रहे हैं कि वो कानून का सामना करने के लिए तैयार हैं, बीजेपी के जो लीडरान हैं, और कानून का सामना करेंगे। लेकिन जो सवाल ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस पर ही निशाना क्यों? सुन लीजिए, देखिए 2-3 बातें इन्होंने कही। सबसे पहले तो एक विषय जो आरजेडी के हमारे मित्र हैं विधायक जी, उन्होंने एक बात कही है, पहले उसका जवाब ले लीजिए। उन्होंने कहा क्या कि जो लोग उभरने लगते हैं उनके खिलाफ मोदी जी चले जाते हैं। देखिए भैया, आपके नेताजी जो जेल में हैं तब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, इसलिए प्लीज़ इस विषय में कोई दम नहीं है, क्योंकि मैं नाम गिनाता हूँ। देखिए, बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, उनके खिलाफ कोई ईडी की जांच नहीं चल रही है। थोड़ा और हटिए ऊपर तो वहाँ पर नवीन पटनायक जी की सरकार है, वहाँ भी कोई हमारी सरकार तो है नहीं, लेकिन ईडी की जांच नहीं, क्योंकि नवीन पटनायक जी के खिलाफ नहीं होगा साक्ष्य। आप साउथ की तरफ आइए, यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी की सरकार है महाराष्ट्र में। इसके बाद आप आइए गहलोत जी के खिलाफ तो कोई जांच नहीं चल रही है मेरे हिसाब से ईडी की। इसके बाद आप और दूर बढ़िए, आप जाइए साउथ की तरफ, जगन मोहन रेड्डी आए हैं, उनके खिलाफ पहले की जांच चल रही है, वो चल ही रही है। देखिए, ऐसा है ना कि जनता जिसको चुनना चाहेगी उसको कोई जांच से फर्क नहीं पड़ता। जगन मोहन रेड्डी पर बहुत सारी जांच चल रही थी, लेकिन जनता ने उनको चुन लिया। तो पहला तो ये जवाब हो गया। दूसरी बात, ये जो जितने भी जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड है जिनको मोदी जी को लेकर के, वो एक सवाल उठाते हैं कि चाइनीज कंपनियों से पैसा ले लिया। अरे भैया, चाइनीज कंपनी हमारे देश में काम कर रही थी ना, ये हमारे लोगों का पैसा है। ये वैसे ही बात आ गई कि जैसे कुछ लोग हैं वो कहते हैं मुगल बना के गए थे लाल किला। अरे भैया, मुगल के बाद कुछ लेके नहीं आए थे हिंदुस्तान। टैक्स हमारा, जमीन हमारी, लोग हमारे, लगान हम देते थे, कहते मुगल बना दिया। अरे हमारा है भाई, लाल किला हमारा है, कुतुब मीनार हमारा है, क्योंकि हमारे लोगों ने बनाया। ऐसे ही वीवो ने जो पैसा दिया वो इंडिया में कमा रही थी, हमारे लोगों ने वीवो का प्रोडक्ट खरीदा। तो ये दूसरी बात हो गई। अब तीसरी बात जो है कि पीएम केयर्स फंड पर भी मैंने जवाब दे दिया। अब जहां तक बात है, आपका कोई और सवाल है तो बता दीजिए। तीनों पॉइंट मैंने कवर कर दिया, कुछ और हो तो पूछ लीजिएगा। अजय उपाध्याय जी। जी, प्रश्न तो बहुत है, कुतर्क का कोई प्रश्न नहीं है। अरे तर्क दीजिए ना कि जब देश में चाइनीज सेना यहाँ लड़ रही है, हमारे देश पर आक्रमण करने का, एग्रेशन का काम कर रही है, हमारे सीमा को सुरक्षित कर रही है, उस समय आप चाइनीज लोगों से ले रहे हैं पैसे, कह रहे हैं कि हमने बहुत राष्ट्र हित का काम किया। बड़े राष्ट्रभक्त हैं, चाइनीज लोगों से नहीं ले रही है, आपको समझ नहीं आ रही है। उपाध्याय जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं। इस देश को राष्ट्रभक्ति चाहिए। वो आपके गुजरात के लोग जब चाइना प्राइवेटली पैसा लीजिए। अरे टिकटॉक को क्यों बंद कर दिया? तो प्राइवेटली पैसा ले लीजिए चाइनीज से, जो राहुल गांधी जी लिए हैं, जिस केस में वो जेल जाएंगे। पांडे जी नेशनल हेराल्ड के बाद इस केस में भी जेल जाएंगे। पांडे जी, विनम्रता से 10 सेकंड विनम्रता से पूछ रहा हूँ, नहीं विनम्रता से आपसे पूछ रहा हूँ। आपको तो जेल की आदत है ना, तरीपार हमेशा जेल में रहे हैं, आप घबराइए नहीं। ये जेल की श्रृंखला बंद नहीं होगी, आगे भी चलेगी। ये देश, इसी देश में रहना है, और देश जानता है सब चीज कि किसको कितना बार जेल जाना पड़ेगा आने वाले फ्यूचर में, जब यही राजनीति होगी देश में, तो ओछी राजनीति और तुच्छी राजनीति। ठीक है। लेकिन ये बताइए कि गुजरात का मुख्यमंत्री जब सेना हमारी यहाँ शहीद हो रही है तो वहां उनको कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, ठेका दे रहे हैं और राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं। अरे भैया, ऐसे राष्ट्रभक्ति इस देश में नहीं चाहिए। और टिकटॉक के स्ट्राइक कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि हमने टिकटॉक बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया टिकटॉक? मुझे पता नहीं है, इसलिए उस पर क्यों बंद कर दिया टिकटॉक? चलिए ठीक है, मैं बघेल जी आपके पास आ रहा हूँ। $1 बिलियन का मैंने दोनों लोगों को बहुत टाइम दे दिया। मैंने राजू पांडे जी आपको भी है और अजय उपाध्याय जी, मैं दोनों लोगों को टाइम दे दिया, मैंने टाइम दे दिया, बराबर टाइम दे दिया।
आपने सवाल जवाब दोनों ने आपस में कर लिए। मैं ठीक, डॉक्टर संजय बघेल जी मैं आपके पास आऊंगा। बघेल जी, अब मैं ये समझना चाह रहा हूं कि जिस जांच की बात चल रही है इसमें कांग्रेस के सब जो अपर लेवल के जो मोस्ट सीनियर लीडर्स हैं उनके नाम एक तरह से शामिल हैं, पूरा गांधी परिवार एक तरह से इसमें शामिल है। इस जांच की आंच आपके हिसाब से कहां तक जाएगी, कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पर? देखिए, अब ये बिल्कुल सही है कि ये कहते हैं कि हम आप में सभी है, एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र की राजनीति, क्योंकि हमारा स्वतंत्रता मूल उद्देश्य था, उसके बाद व्यक्ति की राजनीति बन गई और परिवार की राजनीति बन गई। उसके बाद देश पीछे हो गया क्योंकि स्वतंत्रता हमें मिल चुकी थी। फिर उसके बाद जितने भी लोग आए, कुछ लोगों को छोड़ दे, क्योंकि ये गांधी कांग्रेस को जब देखते हैं, गांधी जी वाला कांग्रेस है जो हमेशा कहते थे कि सत्य को परेशान किया जा सकता है, परास्त नहीं किया जा सकता। सत्य और अहिंसा जिनका सबसे बड़ा हथियार था, एक छोटे धोती पहन कर भी वो इससे बड़े लोगों से लोहा ले सकते थे। तो वो कहीं ना कहीं उनके पीछे वो सत्यता थी, बाहर भी थी और तो वो कहीं ना कहीं उनके पीछे वो सत्यता थी, बाहर भी थी और अंदर थी, वो इसकी ताकत थी। यदि आज सवाल उठने में, देखिए सवाल उठाने में ही कोई परेशान हो रहा है, चाहे वाजपेयी जी कुछ बोल रहे हैं, अजय भाई हमारे कुछ बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है जैसे मैंने कहा कि सांच को आंच नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें देखिए, पहले चाहे कांग्रेस के बड़े नेता रहे हों, जैसे अभी चिदंबरम जी 2-3 महीने पर रह के आ गए, तो मुझे लगता है यदि ऐसी कोई चीजें हैं, यदि कोई आपने गलत नहीं किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जांच में जाइए। लेकिन अजय भाई के हम यहाँ पे बात से बिल्कुल सहमत है इस मामले में कि यदि एक ट्रेंड ना चल जाए, यदि ये ट्रेंड चलेगा तो देखिए सभी के लोग आएंगे इसमें। अभी आज सुबह ही मेरी किसी से बात हो रही थी कि एक नेताजी मध्य प्रदेश के जो है एक जनपद का चुनाव जीतते और धीरे धीरे विधायक बनते और फिर सांसद बन जाते हैं, और जिनके पास कुछ नहीं था उनके पास आज 600 करोड़ का एकदम से कहां से आ गया पिछले 10-15 साल में। तो ये कहीं ना कहीं राजनीति में आने का ये समाज सेवा उद्देश्य नहीं रह गया है, आत्म सेवा और स्वयं की सेवा महत्वपूर्ण हो गया है। यदि ट्रस्ट के नाम पे, यदि कंपनियों के नाम पे इस तरह से कहीं ना कहीं आप बाहर के लोगों को ठेका दे रहे हैं, उसमें से कमीशन खा रहे हैं, और फिर उसमें जांच यदि कोई सरकार आती है तो इस तरह का कहीं ना कहीं, देखिए ट्रेंड की हम बात नहीं कर रहे हैं, यदि कोई सुधार भी करना चाहे तो फिर इस ट्रेंड का हम नाम नहीं देना चाहेंगे। यदि आप सही है तो बिल्कुल जांच में जाइए, आप 500 होकर निकलेंगे, लेकिन यदि आप गलत हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इसी तरह जो आज पार्टी सत्ता में है, कल को उनके साथ भी बहुत सारे संगठन दल हैं, उनको भी यदि कहीं ना कहीं यदि ये सपोर्ट ले रहे हैं, इतने सारे संस्थान चल रहे हैं, सब उनसे एसोसिएटेड हैं, वो भी यदि गलत रास्ते से कहीं ना कहीं सहयोग लेंगे तो उनको कहीं ना कहीं ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें हमें देखना है कि ये चीजें एक दिन की नहीं है, ये सनातन चलने वाली चीज है, और प्रतिद्वंदिता नहीं होनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा एक तरह से नहीं होनी चाहिए, एक कहीं ना कहीं प्रतिभागिता यहाँ पे होनी चाहिए, ये हम कहना चाहेंगे। और प्रतिभागिता का जब समाज, राष्ट्र ये इस उद्देश्य को लेकर हो जाएगा तो मुझे लगता है इस तरह के सवाल जो उठते हैं कि हम जब सवाल पूछते हैं तो एक तरह से हमारे ऊपर जांच का आरोप लगा दिया जाता है। देश हित में, राष्ट्र हित में और समाज कल्याण के लिए, गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए, इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट के लिए यदि सवाल पूछे जाएंगे और इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे तो जनता देख रही, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो है एक तरह से जनता ही सबसे बड़ी पावरफुल चीज होती है और जनता ही निर्णय लेगी। क्योंकि देखिए कोई भी पार्टी यहाँ परमानेंट होकर नहीं आई है, चाहे 5 साल हो या 10 साल। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जनता के ऊपर आप छोड़ दीजिए, आप अपने सवाल पूछिए। सवाल यदि आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं जनता ये देख रही है और आने वाले समय में बिल्कुल जवाब देगी। बिल्कुल। मैं अरविंद वाजपेयी साहब आपके पास आऊंगा। जो बात अभी बघेल जी यहां पर कह रहे थे इसी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आज अपोजिशन की तरफ से जो बयान आया, तमाम अपोजिशन ने, कांग्रेस के अलावा जो उसके साथ की पार्टियां, जो दूसरा अपोजिशन में जो दूसरी पार्टियां हैं, उनका सबका यह मानना था कि आखिर ये सरकार चाहती क्या इस वक्त है। क्योंकि एक तरफ कोरोना की महामारी है, चीन का जो मामला है वो भी एक तरह से, लेकिन मुल्क पे कोरोना का बहुत बड़ा खतरा है, और उस वक्त इस तरह की सियासत करना, इस तरह का कदम उठाया जाना कितना जायज है? जहां तक सवाल है ना, कोरोना का बड़ा मामला 7-7.5 लाख पहुंच गया और भी बढ़ेगा जी। लेकिन आप रिकवरी रेट देखिए ना, 7.5 की फिगर में से 4.5 लाख ठीक हो गए हैं और डेथ मेरे ख्याल से 30-40 हजार
मुश्किल से पहुंची है अभी। तो देखिए चीजों को कंट्रोल किया और उसमें आप सबको क्रेडिट देना होगा। जनता क्रेडिट दे रही है कि अगर लॉकडाउन सही समय पे नहीं किया जाता तो वाकई भयावह स्थिति होती। और लॉकडाउन कितने दिन चलाएंगे भाई? काम अब शुरू हो गया है, प्रिकॉशंस लोग ले रहे हैं, लोगों को जो समझ आना चाहिए था उनको समझ आ चुका है। तो अर्थव्यवस्था को भी देखना है, ये कोरोना की दवाई नहीं है, ये भी तय है। मेरा वाजपेयी जी मेरा सवाल ये है, बिल्कुल वाजपेयी जी मेरा सवाल ये कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है कोरोना के दौर में, लेकिन जो मेन अपोजिशन है या अपोजिशन को इस तरह से उसे कठघरे में एक तरह से खड़ा करना, क्या उसके लिए ये मुनासिब वक्त है जब मुल्क के सामने इतना बड़ा खतरा हो? अरे नहीं भाई, देखो ना 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 जी ना देखिए एक बात सुनिए, मुनासिब देखो करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये उन्होंने पहले ही कह दिया था आते ही कि मैं मोदी हूं, मैं करप्शन से कोई समझौता नहीं करूंगा। राजू पांडे जी आ रहा हूं जी। किसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा? जो चोर है उसके खिलाफ होगा, जिसके खिलाफ सबूत है उसके खिलाफ एजेंसियां काम करेंगी, इसमें बिल्कुल कोई कंप्रोमाइज नहीं है उनके लेवल पे। तो उसमें क्या ऐतराज है? ये कहते हैं नहीं इस वक्त मत करिए, आज क्यों किया, कल क्यों नहीं किया, 6 साल से क्यों नहीं किया? देखिए ये चीजें चलने वाली नहीं है। मोदी जी के रास्ते में जो करप्शन में इन्वॉल्व होगा, एजेंसियां और कानून अपना काम करेगा। देखिए एक एग्जांपल देता हूं, वड्रा के खिलाफ कितने केसेस हैं? जेल तो नहीं गए, कानून अपना काम कर रहा है। जिसके खिलाफ है, विंडिक्टिव का मामला नहीं होता। विंडिक्टिवनेस क्या होती है कि इंदिरा गांधी जब चुनाव हारी, उन्होंने देश पे इमरजेंसी लगा दी और देश के सारे अपोजिशन के लीडर जेल में ठूस के रख दिए। कि ये होता है विंडिक्टिवनेस, ये नहीं है। कानून के तहत सरकारें काम करती हैं, कानून के तहत एजेंसियां काम करती हैं। एक और याद दिलाता हूं आपको, इंदिरा गांधी के टाइम में नागर वाला कांड हुआ था, टेलीफोन पे पैसे लिए जाते थे और अभी पीछे लोन, टेलीफोन पे लोन मिला करते थे, वो सब चीजें बंद हो गई हैं। चीजें खुल रही हैं, अपने आप खुल रही हैं। देखिए इस मामले में हमने कोई तहकीकात, कोई जांच नहीं की है, इसमें इनका रिकॉर्ड खुद बोल रहा है। ये प्रीमा फेसाई बिल्कुल इलीगल चीज है कि आप सरकार से पैसा लेंगे। देखिए फर्क है इसमें, एनजीओ अलग है, फैमिली ट्रस्ट अलग है, इसको भी समझ लीजिए, डिफरेंस करिए। एनजीओ ले सकता है, फैमिली ट्रस्ट नहीं ले सकती है। ठीक है, नहीं जाहिर सी बात है, अगर कोई गलत है तो उस पर तो शिकंजा कसा ही जाएगा। मैं राजू पांडे साहब आप कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं आ रहा हूं, शाहीन साहब आपके पास भी आ रहा हूं। नहीं टाइमिंग नहीं होती उसमें, टाइमिंग नहीं है। जी राजू पांडे साहब। मैं केवल एक लाइन एज ए इंडिविजुअली आपको कह रहा हूँ। बघेल साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं बहुत सारी बातों से उनसे सहमत हूँ। और उन्होंने कहा एक विद्रोह, बदले की राजनीति। मैं चाहता हूँ कि बदले की राजनीति होनी चाहिए। जब पार्टी बदले ना तो पिछले जो चोर हैं, मैं क्रॉस द पार्टी लाइन कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। और अगर कल कोई और सरकार आती है और अगर उसमें उनको लगता है किसी और ने भी चोरी की है, उनको भी जेल में भेजिए। बघेल जी, बिल्कुल, अगर गुनहगार है तो उसको बख्शा जाएगा। पार्टियों से बिल्कुल, जब वो सत्ता में आए तो चोरों को पकड़े। जैसे सुनिए, मेरा एक लास्ट लाइन, आपने देखा कि चिदंबरम को लगता था कि उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। 3 महीने जेल में रहे, बेटा भी जेल में रहा और फाइनली हो सकता है लाइफ टाइम जेल में रहे। आपने डीके शिव कुमार को देखा, आपने 2G स्कैम में राजा को देखा, कनिमोझी को देखा, 2-2 साल जेल में रहे। मैं ये चाहता हूं कि देश में ऐसी संस्कृति बने कि जो भी चोर है किसी भी पार्टी में, मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, जिस पार्टी में भी चोर है उन चोरों को पकड़ करके अंदर करिए। जैसे लालू बिल्कुल सही है राजू पांडे साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि पार्टी लेवल से उठकर, सियासत से ऊपर उठकर जो मुल्क को ये दीमक जो चाट रही है, इस पर शिकंजा कसना चाहिए पार्टी लेवल से ऊपर उठकर। बिल्कुल जेल भेजना है। ठीक है। मैं अख्तरुल इस्लाम और शाहीन साहब, मैं अजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। अजय उपाध्याय जी मैं आ रहा हूं, एक सवाल में शाहीन जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं अख्तरुल इस्लाम, शाहीन साहब, अगर गलती पर है तो जाहिर सी बात है कि आपको कानून का सामना करना है, लेकिन अगर गलती पर नहीं है फिर घबराने की जरूरत क्या है, फिर आपको भागने की जरूरत क्या है? देखिए, ये सब लोग जानते हैं कि
श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की छवि क्या है। उनकी नीतियों का विरोध हो सकता है, मैं भी उस गठबंधन में रहते हुए उनकी कई नीतियों का विरोध करता हूं, लेकिन उनकी ईमानदारी पे प्रश्न देश का कोई आदमी नहीं लगा सकता है, चाहे राजीव गांधी जी हो, सोनिया गांधी जी हो। उन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को ठुकराने का काम किया है। वैसी बड़ी शख्सियत है। मैं उस पार्टी का नहीं हूं, मैं एक आम जनता या एक गठबंधन होने के नाते भी नहीं बोल रहा हूं। मैं वैसा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में शायद कोई मिले जो प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दे और पार्टी के किसी दूसरे कार्यकर्ता को, किसी दूसरे जिस व्यक्ति का पूरे राष्ट्र स्तर पे कोई छवि नहीं हो उसको, लेकिन वो उसको बिठाने का काम करे। इस व्यक्ति पे आप इस तरह का आरोप लगाएंगे। देखिए, ये पब्लिक परसेप्शन खराब करने के लिए है कि पब्लिक में इस तरह की चर्चा बने कि ये लोग बेईमान हैं, ये लोग गलत करते हैं, ये लोग ऐसे करते हैं। ये सोशल मीडिया से ये बदनाम करना सिर्फ चाहते हैं। हम आपके गृह मंत्री का ये आदेश है, ये जो सारी कार्रवाई गृह मंत्रालय की हो रही है, गृह मंत्री की छवि क्या है जो खुद कितने महीने तक जेल में रह के आए हैं, जिसपे तड़ीपार का आरोप है, वह व्यक्ति सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे सवाल उठाएगा, उसकी जांच करेगा। अरे भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं है क्या गृह मंत्री? ठीक है शाहीन जी, बात हो गई। ऐसा है नहीं, ठीक है बात हो गई। मैंने शुरू में ही रिक्वेस्ट की थी। अमित शाह जी को कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है। अरे एमएलए साहब, आप इतने आप नहीं, ठीक है, मैंने शुरू में ही रिक्वेस्ट की थी। मैंने शुरू में ही रिक्वेस्ट की थी राजू पांडे जी, सभी से रिक्वेस्ट की थी। ठीक है बात। मैं क्या कह रहा हूँ बार बार तड़ीपार वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है। मैंने राजू पांडे जी सभी से शुरू में मैंने रिक्वेस्ट कर रही थी कि इस तरह की जबान का इस्तेमाल न करें। ठीक है अजय उपाध्याय जी, ठीक है राजू पांडे जी, ठीक है, बात हो गई। ठीक है, बात हो गई। अब सुन लीजिए। ठीक है, बात हो गई। राजू पांडे साहब, बात हो गई। शाहीन जी, आपकी भी बात कंप्लीट हो गई। अजय उपाध्याय जी, अगर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सिर्फ कानूनी जो पूरी एक कार्रवाई है उसका सामना कीजिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी ने तो बाकायदा ट्वीट कर दिया है कि हम डरने या धमकी से डरने वाले नहीं हैं, सच्चाई पर है तो कानून का उन्हें सामना करना चाहिए। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का एक एक सिपाही और कांग्रेस का एक एक नेता न कभी डरा है न डरेगा, पहली बात। दूसरी बात, बड़े धर्मात्मा वाले अभी जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे थे हमारे मित्र मुकुल राय जी भाजपा में है तो बड़े ईमानदार हो गए हैं, हेमंत कुमार बिस्वा ईमानदार हो गए हैं, रमन सिंह ईमानदार हो गए हैं, वसुंधरा राजे ने तो कुछ किया ही नहीं, और जिस चौहान को पार्टी तोड़ करके मुख्यमंत्री बनाया है उस पर सैकड़ों केस हैं घोटालों का, व्यापक घोटाला पूरा देश जानता है। लेकिन ये सभी बड़े ईमानदार लोग हैं। ये लोग तो बस देश को कुछ किया ही नहीं, इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। मैं उस पर भी नहीं जाना चाह रहा। ये जो प्रतिशोध की राजनीति है ये बंद यदि इस देश में होगी तो देश के विकास के लिए अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो आज आप कर रहे हैं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी डर नहीं रही है। यदि आप ईमानदार हैं तो पीएम केयर्स में आपने जो विदेशों से पैसा लिया अभी रिसेंटली, उस पर जांच करवाइए। भाजपा को इतना रुपए कहां से आए हैं और इतने चंदे बिल्कुल जिसमें मुल्क का फायदा हो, जो मुल्क के मफाद हो, वही काम किया जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जिसमें मुल्क की भलाई हो वही काम किया जाना चाहिए। सियासत से ऊपर उठकर और पार्टी लेवल से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है ताकि मुल्क मजबूत हो, मुल्क की भलाई के लिए काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। अरविंद बाजपेयी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजू पांडे साहब, और इसके अलावा अजय उपाध्याय जी, अख्तरुल इस्लाम शाहीन जी और संजय सिंह बघेल जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। मजीद ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।